प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। आज हम राजस्थान का एक टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन। मतलब राजस्थान का भौतिक विभाजन का मतलब हो गया कि राजस्थान में कितने प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, जैसे मरुस्थल, अरावली, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश आदि राजस्थान को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अगर आप यह टॉपिक पूरा देखते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको सीटी में यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो राजस्थान है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहा जाता था। इसके चारों ओर सागर था जिसे पेंथालासा कहा जा सकता था। तो इसमें हम अपने चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह आ जाएगा हमारा, जब पृथ्वी शुरू में बनी थी तो क्या थी, एक गोलीय पिंड के आकार में थी, तरल आकृति में थी। ठीक है, कि जो हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई और जो अंदर ये दिख रहा है मिट्टिया कलर का, ये हो गया, इसको क्या कहते थे हम, इसे कहते थे पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। और जो ये जलीय भाग दिख रहा है उसे क्या कहते थे हम, इसे कहते थे पेंथालासा, पेंथालासा। ठीक है, अब क्या हुआ, बहुत लंबे समय बाद, भाई टाइम तो चलता रहा, बहुत लंबे समय बाद क्या हुआ, जो ये पेंजिया है इसमें क्या हुआ, बीच में से यह टूट गया, बीच में से टूटना शुरू हो गया। तो एक भाग ये ऊपर वाला हो गया और एक भाग क्या हो गया, इनका दक्षिण वाला हो गया। जब ये पेंजिया टूटा तो इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में हो गया, जो ये पेंथालासा का जल था वो जल भर गया। हम इसको ऐसे समझते थे, यह शुरू में क्या थी, पृथ्वी थी पूरी। ठीक है, जो ये बीच में पेंजिया था वो क्या हुआ, दो भागों में टूट गया, एक ऐसे और एक ऐसे, दो भागों में टूट गया। जो उत्तरी भाग था उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहा गया अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये पेंथालासा का जल था वो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में भर गया, इन दोनों के बीच में जो भर गया, उस जल को क्या कहा गया, उस जल को कहा गया टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई, टेथिस सागर। अब क्या हुआ, जब इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर बारिश हुई ना, यहाँ पे बारिश हुई, तो ये बारिश से जो नदियां आई वो क्या लाई अपने साथ, मिट्टी, और जो यहाँ पे कचरा था वो सारा मिट्टी और कचरा इस टेथिस सागर में लाकर डाल दिया। अब थोड़े समय बाद जब ये पेंथालासा का दबाव बना तो यह पास आने लगे, और पास आने के बाद यहाँ पे संकुचन पैदा हुआ और यहाँ पे अनेक आकृतियां बन गई। ठीक है, हम इसको ऐसे देखते हैं, ये हमारा था, ये पहले हमारा पृथ्वी ऐसी थी शुरू में, उसके बाद दूर होती गई, महाद्वीप ऐसे बन गए, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, और आज की जो हमारा महाद्वीप है जो ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, जो जल भर गया था ना बीच में उसे क्या कहता है, टेथिस सागर। यहाँ से टेथिस सागर थे और यहाँ से नदियां द्वारा अनेक प्रकार की मिट्टियां लाकर यहाँ डाली गई, जिससे आज से मरुस्थल और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हमारा वो उसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे अपना, इतने बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं थोड़ी, प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, एक पिंड के रूप में था, अभी हमने समझा था, जिसे क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। जो महाद्वीप भाग था ना उसे पेंजिया कहा गया था, एवं इसके चारों ओर सागर पेंथालासा सागर था, जो इसके चारों जल था वो क्या था, पेंथालासा सागर था। पेंजिया दो भागों में बने थे, पेंजिया के दो भाग बने, जो पृथ्वी टूटी तो दो भाग बने, कौन कौन से, एक तो अंगारा लैंड ऊपर वाला भाग और एक गोंडवाना लैंड नीचे वाला भाग। ठीक है, गोंडवाना लैंड ऐसे याद रख सकते हैं, गोडा क्या, हमारे पैर के गोडे क्या नीचे होते हैं, तो इसका नीचे वाला भाग क्या बन गया, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसके मध्य टेथिस सागर था और जो बीच में जल भर गया उसमें क्या बन गया, टेथिस सागर। कितनी बात समझ में आ गई। अब आगे आते हैं हम, राजस्थान में गोंडवाना लैंड व टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। तो इसमें देखो, जो अरावली मरुस्थल प्रदेश हमारा वो क्या है, टेथिस सागर का भाग है, नहीं सॉरी, मरुस्थल प्रदेश और अरावली प्रदेश वो कौन सा है, गोंडवाना लैंड का। पूर्वी प्रदेश टेथिस सागर का और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश किसका है, गोंडवाना लैंड का। मतलब ये नदियां क्या है, रेत बहाकर लेकर आई और जहां इसमें डाल दिया, तो जो टेथिस सागर का भाग है वो कौन कौन सा है, एक तो मरुस्थल और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जो गोंडवाना लैंड का भाग है वो क्या है, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश।
आगे देखते हैं हम। राजस्थान के सबसे पहले भौतिक प्रदेश में बीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 7 भागों में बांटा। सबसे पहले भौतिक प्रदेश का विभाजन किसने किया? बीसी मिश्रा ने। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। ठीक है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पूर्वी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बिहड़। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखो कि बीसी मिश्रा की पुस्तक कौन सी थी, राजस्थान की भूगोल, और इसको किसने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। इतना समझ आ गया। अब आते हैं हम आगे। हरिवंश सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 4 प्रदेशों में बांटा। कितने प्रदेशों में बांटा? 4 भागों में। किसने? हरिमोहन सक्सेना ने। अरावली मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पठारी प्रदेश। आगे देखते हैं हम। ये हमारा डायग्राम से समझ सकते हैं हम। ये मरुस्थल हो गया, ये अरावली हो गया, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया, ये हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। अगर पूछे कि हमारे राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है वर्तमान में, तो कितने भाग आ जाएंगे हमारे? 4। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी जो एक नजर में देख लेते हैं इसकी विस्तार, इसमें जनसंख्या, ये कौन कौन से भाग पाए जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल बनने का क्रम क्या है? सबसे चौथा क्रम, मतलब सबसे पहले कौन सा क्रम बना था? अरावली। उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश और फिर मरुस्थल प्रदेश। ठीक है। काम की बात देखते हैं। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। ठीक है, 61.11%। जो ये मरुस्थल है इसका कितना परसेंट है? 61.11। उसके बाद आता है अरावली। अरावली कितने परसेंट पर है? 9%। मतलब पूरा राजस्थान अगर 100% है तो उसमें कितना परसेंट, मतलब कितने भाग पर अरावली है? 9%। पूर्वी मैदानी परसेंट कितने पर है ना? पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% पर, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बताए जनसंख्या। तो हमारा जो मरुस्थल है उस पर कितनी जनसंख्या रहती है? 40%, अरावली में 10%, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% जनसंख्या रहती है। ठीक है। अब देखते हैं भाग किस किस का है। अगर भारत के, एक तो भारत का 2 हिस्से हैं, एक तो प्रायद्वीपीय भारत और एक उत्तरी भारत, किया जाएगा उत्तरी भारत। ठीक है। तो उत्तरी भारत में कौन कौन सा है? जो मरुस्थल है वो कौन सा है? उत्तरी भारत का। और जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसका कौन, जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश उसके कौन कौन से भाग है? एक तो अरावली आ जाएगा और एक हाड़ौती आ जाएगा। ठीक है। और जो उत्तरी मैदान है उसका मरुस्थल और मैदानी प्रदेश, दोनों इसके आ जाएंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश के। अब शेष देखते हैं हम। जो मरुस्थल है वो किसका भाग है? तैतीस सागर का। तैतीस सागर में क्योंकि नदिया ने क्या लाके गया था? मिट्टी लाकर गिरी थी, तो तैतीस सागर का। अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड का, जो दक्षिणी भाग था महाद्वीप, इससे क्या बना? अरावली प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में रेत है, तो तैतीस सागर में क्या करता है? रेत। तो तैतीस सागर का भाग है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। इतना समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। हमारा जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसकी विशेषता देखते हैं हम। ठीक है। 7000 वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन हिमयुग में राजस्थान के वनों की उपस्थिति, लेकिन अब थार का मरुस्थल है। पहले क्या था? यहाँ पे वन ही वन थे मरुस्थल में, या हमारे इस मरुस्थल में, लेकिन अब क्या है? यहाँ पे मरुस्थल ही मरुस्थल है। थार का मरुस्थल सर्वाधिक विस्तार भारत में है। यह थार के पंजाब, भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला है। ठीक है। जो अगर ये थार का मरुस्थल है वो हमारे राजस्थान में नहीं है, यह राजस्थान के 4 नाम, भारत के 4 क्षेत्रों में फैला है। कौन सा? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्र किसमें है? राजस्थान में है। ठीक है। संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% अकेले राजस्थान में है। संपूर्ण थार मरुस्थल का अकेले 62% किसमें है? राजस्थान में है। अगर ये हमारा भारत है पूरा, ये भारत देखें हम पूरा, अगर इसमें देखें कि कौन कौन से राज्य में, 4 राज्य में जो मरुस्थल फैला है, उससे सबसे ज्यादा मरुस्थल किसमें है? भारत में। कितने परसेंट? 62%। मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं? मरुस्थल में जिले कितने आ जाएंगे? 16 जिले में फैला है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जालोर, ये आप जिले अच्छे से याद कर सकते हैं। मतलब अरावली से जो पूर्व में पश्चिम में जिले हैं वो सभी किसमें आ जाएंगे? मरुस्थल में आ जाएंगे। आगे देखते हैं हम। अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं? 17 जिले हैं। सिरोही अरावली के पश्चिम में, लेकिन मरुस्थल का भाग नहीं है। अगर आपसे पूछे कि अरावली के
पश्चिम में कितने जिले हैं? 17। लेकिन इसमें जो सिरोही है वो क्या है? जो मरुस्थल का भाग नहीं है। मरुस्थल का विस्तार लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। ठीक है, ये हमारा मरुस्थल है। ये कौन सा? पूर्वी भाग है। और ये क्या है? पश्चिमी भाग है। तो मरुस्थल का विस्तार कहां से हो रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। राजस्थान के 61.11 लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है तथा राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर वहां पे आपने 62 बताया और यहाँ पे आप 61 बता रहे हो, 61.11 बता रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा जो पूरा भारत है ना, पूरा भारत है, उसमें 4 जिलों में मरुस्थल है। जो मरुस्थल का भाग है वो 62% है। और जो हमारा राजस्थान है, जो राजस्थान में जो हमारा 100% है, उसमें से 61.11% पर राजस्थान है। ये दोनों बातों में अंतर है, आप अच्छे से ध्यान रखना। पश्चिमी मरुस्थल का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, कहां से कहां तक है? उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की, ऐसे है। ठीक है, हमारा जो मरुस्थल का ढाल है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 300 मीटर है तथा दक्षिणी भाग की ऊंचाई 150 मीटर है। अतः थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तट के सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। जो दक्षिणी भाग है वो समुद्र तट से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। आगे आ जाएगा, पिछले 1 दशक में सर्वाधिक इसका पिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। जितने भी पिंड गिरे हैं पिछले दशक में, सबसे ज्यादा पिंड किसमें गिरे हैं? थार के मरुस्थल में ही गिरे हैं। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इसको आप इंपोर्टेंट लगा के याद करना। ठीक है, जितने भी विश्व में मरुस्थल है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? हमारे मरुस्थल में रहती है। मतलब सब मरुस्थल शून्य है, लेकिन हमारे राजस्थान में जो मरुस्थल है उसमें जनसंख्या रहती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह पेट्रोलियम आपूर्ति अपक्षयी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ठीक है, जो पेट्रोलियम आपूर्ति अपक्षयी का पूर्वी भाग है, एक मरुस्थल है उसका पूर्वी भाग है। यह अवसादी चट्टान में पाई जाती है, कोयला और पेट्रोल पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोल इसमें पाया जाता है। डॉक्टर ईसवी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रूढ़ क्षेत्र का व चीनी यात्री हैंगसांग ने इस प्रदेश को गुजराता कहा। यह आप इंपोर्टेंट है। ईश्वरी प्रसिद्ध ने क्या कहा? रूढ़ क्षेत्र। और चीनी यात्री होंगसंग ने क्या कहा? गुजराता प्रदेश का। रेगिस्तान का आगे बढ़ना मरुस्थल का विस्तार ही मरुस्थलीकरण और रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। इसे नाचना गांव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जो रेगिस्तान आगे बढ़ता है ना, जब रेगिस्तान एक जगह है, रेगिस्तान पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ रहा है पश्चिम से, है ना, तो जो आगे बढ़ रहा है उसे क्या कहते हैं हम? रेगिस्तान का मार्च। जैसे मार्च में क्या होता है भाई, अपन मार्च पीटी परेड करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही रेगिस्तान जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। और इसके लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? नाचना गांव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। यह बात आप अच्छे से ध्यान रखना। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। यह वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। जो हमारी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, वो कहां से गुजर रही है? जो ये मरुस्थल है इसके पूर्वी भाग से। तो मरुस्थल के पूर्वी भाग का निर्धारण कौन कर रहा है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कर रही है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। आगे आ जाएगा हमारा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश 2 भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है वो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक आ जाएगा शुष्क मरुस्थल प्रदेश और एक आ जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश। अपन शुष्क मरुस्थल प्रदेश पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन दोबारा देखते हैं। यहां से ये यहां पर बांट दिया, ये 2 भाग हुए मरुस्थल के। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा शुष्क मरुस्थल प्रदेश और इस तरफ आ जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश। और जो शुष्क और अर्धशुष्क का जो विभाजन कर रही है वो कौन कर रही है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारा, आप पढ़ रहे हैं शुष्क और अर्धशुष्क। पहले पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल प्रदेश। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा। ठीक है, ये 4-5 जिले इसमें आते हैं, आप इसे ध्यान रखना। और इसका वर्षा का निर्धारण कितने करती है? 0.25 सेंटीमीटर इसका जो निर्धारण करती है। सम जैसलमेर वनस्पति रहित न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? सम जगह है एक जैसलमेर में वनस्पति रहित, मतलब यहाँ पर कोई किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है। लाठी सीरीज एक शुष्क मरुस्थल प्रदेश में क्या है? एक लाठी सीरीज है। ठीक है, लाठी सीरीज का मतलब क्या होगा? ये नहीं है कि वहां पे लाठी लाठी उग रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
वहां पर जैसलमेर के पोखरण से मेहरानगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर बहने वाले मीठे जल की दल जा रहा है। ठीक है, लाठी सीरीज क्या है, जो पोखरण है और ये मेहरानगढ़ है, यहां से यहां तक क्या है कि 80 किलोमीटर एक लंबी जल की धारा है। ठीक है, मीठे जल की धारा है जो पृथ्वी के अंदर बहती है। मरुस्थल में जल तो है नहीं, तो जो मीठे जल की धारा है 80 किलोमीटर, उसे क्या कहा गया, लाठी सीरीज कहा गया। 2007 में कादरी के वैज्ञानिकों ने इसे खोजी थी। इसमें सेवन धामन कड़ घास पाई जाती है। ठीक है, अब आता है चंदन नलकूप। चंदन नलकूप क्या है, लाठी सीरीज के पास जैसलमेर में मीठे पानी का तालाब है, इसे थार का घड़ा कहते हैं। यहाँ पे एक मीठे पानी का क्या है, घड़ा है। ठीक है, रेगिस्तान में जहाँ पे लाठी सीरीज है उसी में, तो उसे क्या कहता है, थार का घड़ा कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। अगला आता है हमारा ज्यूरेसिक युग के चट्टान जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है। जुरासिक की चट्टान किसमें पाई जाती है, जैसलमेर और बाड़मेर में। अक्कल वुड फोसिल्स पार्क इसका उदाहरण है। अक्कल या नेशनल वुड फोसिल पार्क कहां पर है, जैसलमेर में, ध्यान रखना। ठीक है, जैसलमेर के 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म मौजूद है। 18 करोड़ वर्ष पूर्व के इसमें काष्ठ के लकड़ी के जीवाश्म मौजूद है। बाप बोल्डर क्या है, बाप फलोदी के परमेनियन कालीन फेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, जो हिमानीकृत गोलाश्म की क्या मिलते हैं, इसमें अवशेष मिलते हैं बाप बोल्डर में। अब आता है बालू स्तूप मुक्त प्रदेश रहित प्रदेश। अब फिर पीछे चलना पड़ेगा आपको। आपने पहले मरुस्थल पर देखा, मरुस्थल के दो भाग देखे, कौन कौन से, शुष्क और अर्धशुष्क। अब जो शुष्क मरुस्थल का, इसके भी दो भाग हो गए, एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, आप इसे ऐसे, ये क्या हो गया, अर्धशुष्क, ये क्या हो गया, शुष्क। ठीक है, अब इस शुष्क है, इसको दो भागों में बांट दिया, कौन सा, बालू का युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, ये दो आप बात ध्यान रखना। पहले मरुस्थल को बांटा शुष्क अर्धशुष्क में, फिर शुष्क प्रदेश को किसमें बांटा, बालू का युक्त में और बालू का मुक्त में। ठीक है, आगे आप देखते हैं अपन। अब आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। फलोदी, पोखरण, बालोतरा के मध्य फैला है। यहां से फलोदी, पोखरण और बालोतरा के मध्य ये ऐसे फैला है, उसे क्या कहते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। चट्टानी प्रदेश का भाग जिसे हमादा कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थल का 41.45% भाग है। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना परसेंट है, 41.50% भाग है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, मतलब जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वो कितना परसेंट है, 58.50%। सर्वाधिक बालू स्तूप कहां पर है, जैसलमेर में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब आ जाएगा हमारा ये अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, पहले आपने क्या देखा था, शुष्क मरुस्थल, अब क्या हमारे यहाँ अर्धशुष्क मरुस्थल। इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार है, इसका विस्तार है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर। यह कितनी लंबाई है इसकी, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसका निदान करती है। हम क्या पढ़ रहे हैं अब, अर्धशुष्क। ठीक है, अर्ध शुष्क, दो प्रदेशों में बांटा था ना हमें, शुष्क और अर्धशुष्क। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्धशुष्क। अर्धशुष्क संरचना, अर्धशुष्क को कितने भागों में बांटा गया है, दो प्रदेशों में। ठीक है, एक तो आ जाएगा घग्गर, दूसरा क्या आ जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा क्या आ जाएगा, नागौरी भूमि, और चौथा क्या आ जाएगा, लूणी प्रदेश। ठीक है, ये हमारा क्या गया, लूणी प्रदेश। तो पहला पढ़ते हैं हम अपना 56 का घग्गर का मैदान। यह कौन से जिले में है, यह हनुमानगढ़ और नागौर जिले में स्थित है। घग्गर द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। ठीक है ना, पहला कौन सा आ जाएगा हमारा, घग्गर का मैदान। यह कौन सी मिट्टी से बना है, घग्गर द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, और ये हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। घग्गर के मैदान को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। दूसरा आ जाएगा शेखावाटी क्षेत्र, इसका जिला चूरू, झुंझुनू, सीकर है। इस क्षेत्र में जर्मनी नीचे 3 परतें पाई जाती है। वर्षा का जल सोने की परत में बहता है, इसलिए इसे आंतरिक जल प्रवाह कहते हैं। ठीक है, शेखावाटी को कहते हैं आंतरिक जल प्रवाह कहते हैं। यही कारण है कि यह सर्दी में अधिक सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है। वह शेखावाटी क्षेत्र में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है। क्या कारण है कि इसकी
नीचे चूने की परत पाई जाती है। यह प्राचीन काल की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उपजाऊ हो गई है। अनुपजाऊ मिट्टी का बांगर कहलाता है और शेखावाटी क्षेत्र बांगर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, आगे आता है हमारा जो शेखावाटी में नदियों और घास के मैदान को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? कातली नदी। कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। यहाँ की पहाड़ियां तोरावाटी की पहाड़ियां कहलाती है। ठीक है, शेखावाटी में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए जाते हैं कच्चे कुएं को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं हम। अब आ जाता है अगला हमारा लूणी प्रदेश। ठीक है, लूणी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश या लूणी प्रदेश, यह पाली, बिलाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर में विस्तृत है, जालोर में विस्तृत है। लूणी में उसकी सहायक नदियां द्वारा निर्मित मैदान है। लूणी जवाई नदी, लूणी जवाई बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये लूणी बेसिन में क्या पाया जाता है? लूणी बेसिन में पाया जाता है छप्पन की पहाड़ियां। मोकलसर गांव बालोतरा से सिवाना तक 11 किलोमीटर लंबी छप्पन की पहाड़ियां समूह है। ठीक है, जो लूणी बेसिन है इसमें क्या पाया जाता है? छप्पन की पहाड़ी पाई जाती है। जो मोकलसर गांव से सिवाना तक 11 किलोमीटर लंबी छप्पन पहाड़ियों का समूह है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ग्रेनाइट। और ये मोकलसर बालोतरा पर जैन धर्म का प्राचीन मंदिर बना है जिसे नाकोड़ा भैरव कहते हैं। ये आप ध्यान रखने, हम कल्चर में पढ़ने वाले हैं। छप्पन की पहाड़ी में पिपलदा बालोतरा में हल्देश्वर महादेव मंदिर है। पिपलदा बालोतरा को रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? पिपलदा बालोतरा में रेगिस्तान का माउंट आबू या माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। ठीक है, सेवाड़ा ब्यावर में सफेद पत्थर विशेषकर चट्टाने मौजूद है। आगे आ जाएगी मेरी मालानी आमेद शीत समूह, मुख्यतः सिवाना, बालोतरा, जालोर में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों से निर्मित है। ये पहाड़ियां गुम्मदकार व इंसोलिन क्षेत्रों में डायग्राम नुमा पाई जाती है। खड़ी चट्टानों में पाई जाती है। इन सब क्षेत्रों के आसपास जालोर, सांबर और ग्रेनाइट खूब पाया जाता है। आबू प्रदेश भी मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है। अब आते हैं चौथी हमारी नागौर उच्च भूमि। शेखावाटी प्रदेश व लूणी बेसिन के मध्य नागौर, डीडवाना, कुचामन भूमि जो सबसे ऊपर उठी हुई है, औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर। ये आप ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 से 500 मीटर। अब आ जाएगा हमारा बालू का स्तूप। ठीक है, प्रदेश बालू स्तूप, इसे रेत या धोरे कहते हैं। बालू स्तूप मुख्य रूप से मरुस्थल में मिट्टी अपर्दन निक्षेप से बनते हैं। गतिशील धोरे को जैसलमेर में हरियन कहते हैं। इसकी विशेषता है इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। नागौर व अजमेर में जल फ्लूइड होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इसे दांत पीले, पीठ झुक जाना, व्यक्तियों के कदम नीचे की ओर समस्या होती है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी और बांगर भी कहते हैं। ठीक है, ये किसकी बात है? नागौरी उस भूमि में। इसमें क्या कहते हैं? बालू के स्तूप पाए जाते हैं। अब आते हैं बालू के स्तूप के प्रकार। बालू के स्तूप के प्रकार हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो हम अब राजस्थान के भौगोलिक विभाजन के पार्ट 2 करके अगली वीडियो डालेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय